हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग। बच्चों आज अपन देखने वाले हैं कि ब्रैकीथेरेपी के जो सोर्स होते हैं उन सोर्स के बारे में अपन बात करेंगे बच्चों। ठीक है कि ब्रैकीथेरेपी के सोर्स की बात करते हैं तो देखते हैं ब्रैकीथेरेपी के सोर्स क्या होते हैं। पहली बात अपन करते हैं कि ब्रैकीथेरेपी क्या होता है। ठीक है, तो बच्चों एक बात अपन ने बोली कि टेलीथेरेपी के बारे में देखा अपन ने। टेलीथेरेपी क्या होती है, मैंने कहा कि टेलीथेरेपी में ठीक है एक डिस्टेंस पर रख करके सोर्स को ट्यूमर साइड के सोर्स को एक डिस्टेंस पर रख करके इससे डोज डिलीवर करी जाती है और इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। ये टेलीथेरेपी में होता है। टेलीथेरेपी में एक डिस्टेंस पर या दूरी पर रख करके सोर्स को ट्रीटमेंट किया जाता है। लेकिन ब्रेकी में क्या होता है बच्चों, ब्रेकी में क्या होता है, कम डिस्टेंस पर या फिर ट्यूमर में, इन ट्यूमर, ठीक है। तो या तो ट्यूमर में किसको प्लेस किया जाता है, ट्यूमर के अंदर सोर्स को प्लेस किया जाता है। मैंने कहा कि भाई साहब ये सोर्स है, या तो ट्यूमर के पास में रखा जाता है लेस देन 5 सेंटीमीटर, या फिर इनटू द ट्यूमर, या फिर ट्यूमर के अंदर रखा जाता है और ट्रीटमेंट किया जाता है। ठीक है, तो ये जो टेक्निक होती है इसको क्या बोला जाता है, ये जो इस तरह से ट्रीटमेंट करना होता है, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, ब्रैकीथेरेपी सोर्स। क्या बोला जाता है, ब्रैकीथेरेपी बोला जाता है। और जो सोर्स यूज होते हैं ब्रैकीथेरेपी में उनको ब्रैकीथेरेपी सोर्स बोला जाता है। इन सोर्स को डायरेक्टली क्या किया जाता है बच्चों, डायरेक्टली इनटू द ट्यूमर या फिर ट्यूमर के पास में रखते हैं और डोज डिलीवर करवाते हैं। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो ये क्या होता है ब्रैकीथेरेपी में, इस तरह से ट्रीटमेंट किया जाता है। ब्रैकीथेरेपी के सोर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें इतनी मशीनें नहीं होती है। कुछ एप्लीकेटर्स होते हैं इसमें जिसके थ्रू इन सोर्स को उन एप्लीकेटर में डाल करके ट्यूमर साइट तक पहुंचाया जाता है। ट्यूमर साइट तक पहुंचाने के लिए कुछ ऐसे एप्लीकेटर होते हैं जिसमें सोर्स को रखा जाता है, लोड किया जाता है सोर्स को उसमें, और फिर ट्यूमर साइट तक पहुंचाया जाता है। सिर्फ वो एक एप्लीकेटर्स होते हैं इसमें ब्रैकीथेरेपी में, और ऐसी कोई मशीनें नहीं होती है इसमें। ठीक है, तो अपन देख रहे हैं कि ब्रैकीथेरेपी में कैसे कैसे सोर्स यूज करते हैं, इन सोर्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, वो सारी चीजों की बात करते हैं। ठीक है, तो अपन शुरुआत करते हैं ब्रैकीथेरेपी के सोर्स। तो देखिएगा ब्रैकीथेरेपी के जो सोर्स होते हैं, ठीक है, ब्रैकीथेरेपी के जो सोर्स होते हैं ना बच्चों, ब्रैकी के जो सोर्स होते हैं, इन सोर्स यानी कि ये रेडियो एक्टिव सोर्स होते हैं, तो सीधी बात है रेडियो एक्टिव तो होंगे ना, रेडियो, ठीक है, रेडियो एक्टिव सोर्स होते हैं, ये रेडियो एक्टिव सोर्स होते हैं बच्चों। ठीक है, ये चीज समझ में आई कि रेडियो एक्टिव सोर्स होते हैं। ब्रैकीथेरेपी के सोर्स या टेलीथेरेपी के दोनों की बात करें, रेडियो एक्टिव सोर्स होते हैं। जैसे मैंने कहा कि ये ब्रैकीथेरेपी का सोर्स है, ये सोर्स है। तो इस सोर्स में क्या होता है, डिके होता है, यानी कि डिसइंटीग्रेशन होता है इनटू स्मॉल स्टेबल न्यूक्लियाई। ठीक है, स्टेबल स्मॉल न्यूक्लियाई में, स्टेबल स्मॉल न्यूक्लियाई में ये क्या होते हैं बच्चों, डिसइंटीग्रेट होते हैं। तो ये जो डिसइंटीग्रेशन होता है, ये डिके होता है, इस प्रोसेस में क्या देखने को मिलता है कि मैंने कहा इस प्रोसेस में रेडिएशन निकलती है भाई, और पार्टिकल्स का इमिशन होता है, पार्टिकल निकलते हैं। तो मैंने कहा रेडिएशन और पार्टिकल्स का यूज कहां किया जाता है, ट्यूमर के ट्रीटमेंट में, ट्यूमर के ट्रीटमेंट में किया जाता है इसका यूज। तो इसमें क्या होता है कि इन रेडियो एक्टिव सोर्स को क्या क्या करते हैं, इन रेडियो एक्टिव सोर्स को डायरेक्टली इंप्लांट किया जाता है इनटू द ट्यूमर साइट, ये इसके पास में इंप्लांट किया जाता है, जिसकी वजह से क्या देखने को मिलता है कि ये डिके होते रहते हैं, टूटते रहते हैं, इनसे रेडिएशन रिलीज होती रहती है, और इस रेडिएशन का यूज किया जाता है बच्चों। ये रेडिएशन जो होती है वो आयोनाइजिंग रेडिएशन होती है, आयोनाइजिंग रेडिएशन होती है, जिससे इन ट्यूमर का ट्रीटमेंट किया जाता है। और ट्यूमर में जो हाईली डिवाइडिंग सेल्स होती है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होती है उसमें, हाईली डिवाइडिंग सेल्स को, उसकी डिवीजन की प्रॉपर्टी को लॉस कर देता है, या लॉस्ट हो जाती है डिवीजन की प्रॉपर्टी। ठीक है, इसको रेडिएशन देने के बाद में ट्यूमर की, तो ट्यूमर की डिवीजन की प्रॉपर्टी को लॉस कर देता है, ट्यूमर श्रिंक कर देता है ट्यूमर को। इसलिए ट्यूमर का ट्रीटमेंट आयनाइजिंग रेडिएशन से किया जाता है। और ये कहां से आती है, मैंने कहा जो रेडियो एक्टिव जो सोर्स होते हैं उनके डिके होने पर, उनके डिसइंटीग्रेशन होने पर, या उनके टूटने पर ये निकलती है। तो सीधी बात है, इन सोर्स को कहां पर प्लेस कर दो। ठीक है, ये डिपेंड किया जाता है कि प्लेस कैसे किया जाता है, कि ट्यूमर कहां पर है, कितना उसकी लोकेशंस क्या है,
और ट्यूमर का टाइप कैसा है उस चीज पर डिपेंड करता है, और काफी चीजें पर ये और भी डिपेंड करता है। ठीक है, इस तरह से ट्यूमर जो सोर्स होता है इसके बारे में अपन बात करेंगे कि रेडियो एक्टिव सोर्स। अब सीधी बात ये समझ में आई कि ब्रैकीथेरेपी में काफी ऐसे सोर्स होते हैं जिनको ट्यूमर साइट पर प्लेस किया जाता है, जिससे ट्रीटमेंट होता है। आफ्टर डिके इनसे रेडिएशंस निकलती है, उन रेडिएशंस का यूज ट्रीटमेंट करने में करते हैं। अब बात यह है कि ये स्पेशल तरह के रेडियोएक्टिव सोर्स होते हैं, ब्रैकीथेरेपी के सोर्स होते हैं, और ब्रैकीथेरेपी में स्पेशल तरह के सोर्स यूज होते हैं। वो ब्रैकीथेरेपी में जो सोर्स यूज होते हैं उनकी क्या क्वालिटीज होती है, वो कौन कौन से होते हैं, उन सारी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं अपन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि ब्रैकीथेरेपी में सोर्स कौन कौन से यूज होते हैं। पहली बात तो यह है कि आपको इस सोर्स का पता होना जरूरी होता है। यह होता है बच्चों रेडियम। ठीक है, इसको बोला जाता है रेडियम। रेडियम 226 ये इसका एटॉमिक मास है। ठीक है, ये इसका क्या है, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, कोई भी एटम होता है उसको जेड तो उसका एटॉमिक नंबर होता है, ए उसका मास होता है बच्चों, एटॉमिक मास। इस तरह से उसको डिनोट किया जाता है, ये आपको पता है। रेडियम 226 ये यूज कर सकते हैं ब्रैकीथेरेपी के सोर्स के रूप में। सीजियम 137, सीजियम 137 ये यूज कर सकते हैं, ये सीजियम है। ठीक है बच्चों, उसके बाद में फिर मैं बात करता हूं कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 जो है रेडियो आइसोटोप से बच्चों। ठीक है, इरिडियम 192 ये क्या है, इरिडियम 192 ये है पैलेडियम 103। ठीक है, ये क्या है, पैलेडियम 103 है बच्चों। ठीक है, ये ओरम है, या फिर इसको मैं बोल सकता हूं चांदी या सिल्वर 198 है। ठीक है, और आयोडीन है बच्चों, आयोडीन। ठीक है, 125। आयोडीन, सिल्वर, पैलेडियम, इरिडियम, कोबाल्ट, सीजियम और रेडियम, ये जो रेडियो आइसोटोप्स होते हैं इनमें क्या देखने को मिलता है, अलग अलग तरह की एनर्जी निकल सकती है। हो सकता है इनसे गामा रेज निकल सकती है, इनसे पार्टिकल्स का इमिशन हो सकता है, इनसे एक्सरे का प्रोडक्शन हो सकता है, इनसे हो सकता है बीटा पार्टिकल्स निकले, किसी से गामा निकले। इस तरह से ये क्या होती है, अलग अलग तरह की रेडिएशंस निकलती है इनसे। तो मैंने कहा इनका डिके जब होता है तो भाई साहब इनसे रेडिएशन निकलती है प्लस पार्टिकल्स का इमिशन होता है। ठीक है, तो ये चीज है, ये समझ में आएगा भाई। ठीक है, अब बात करते हैं इन रेडियो आइसोटोप्स जो होते हैं ये ब्रैकीथेरेपी के ये सोर्स के रूप में ये यूज किए जाते हैं। ये रेडियो आइसोटोप्स ब्रैकीथेरेपी के सोर्स के रूप में यूज लिए जाते हैं, इनके बारे में अपन बात करते हैं। एक टेबल है। पहली बात तो यह है कि ब्रैकीथेरेपी का क्लासिफिकेशन करते हैं, सोर्स का क्लासिफिकेशन। ब्रैकीथेरेपी के सोर्स का क्लासिफिकेशन करते हैं। ब्रैकीथेरेपी के सोर्स अलग अलग बेस पर अलग अलग इसका क्लासिफिकेशन है। मैंने कहा कि सोर्स प्लेसमेंट के बेस पर यह दो तरह का होता है, इंटरस्टिशियल ब्रैकीथेरेपी सोर्स और कॉन्टैक्ट ब्रैकीथेरेपी सोर्स। कॉन्ट्रैक्ट ब्रैकीथेरेपी सोर्स। ठीक है, ट्रीटमेंट के बेसिस पर ये दो तरह का होता है। मैंने कहा टेम्परेरी ट्रीटमेंट के बेसिस पर या ट्रीटमेंट ड्यूरेशन के बेसिस पर, या फिर मैं कहूं कि इम्प्लांट के बेसिस पर। ठीक है, इम्प्लांट के बेसिस पर ये दो तरह का होता है। ठीक है, या ट्रीटमेंट ड्यूरेशन के बेसिस पर ये दो तरह का होता है, एक तो टेम्परेरी इम्प्लांट, एक होता है परमानेंट इम्प्लांट। डोज रेट के बेसिस पर, डोज रेट के बेसिस पर ब्रैकीथेरेपी के सोर्स चार टाइप के होते हैं। लो डोज रेट वाले, ठीक है, पल्स डोज रेट वाले, मीडियम डोज रेट वाले और हाई डोज रेट वाले। ठीक है, लोडिंग के हिसाब से एप्लीकेटर में इनको लोड करके जब इंसर्ट करना होता है तो लोडिंग के हिसाब से दो तरह के होते हैं। कुछ सोर्स को, ठीक है, पोस्ट लोडिंग यानी कि एप्लीकेटर डालने के बाद में इसको बाद में लोड किया जाता है। ठीक है, उनको पोस्ट लोडिंग ब्रैकीथेरेपी सोर्स बोला जाता है। प्री लोडिंग ब्रैकीथेरेपी सोर्स क्या होते हैं बच्चों, प्री लोडिंग ब्रैकीथेरेपी सोर्स क्या होते हैं, इनको पहले लोड किया जाता है। ठीक है, पहले लोड किया जाता है प्री लोडिंग को। ठीक है, प्री लोडिंग को पहले लोड करते हैं एप्लीकेटर में और एप्लीकेटर के साथ में ही सोर्स को इंसर्ट किया जाता है ट्यूमर साइट तक। ठीक है, तो प्री लोडिंग ब्रैकीथेरेपी सोर्स और पोस्ट लोडिंग ब्रैकीथेरेपी सोर्स होते हैं। इस तरह से ये क्लासिफिकेशन होता है। तो मैंने कहा कि चार मैंने अलग अलग तरह से क्लासिफिकेशन किया। सोर्स प्लेसमेंट के बेसिस पर ये दो तरह का होता है,
ट्रीटमेंट ड्यूरेशन के बेसिस पर भी 2 तरह का होता है, डोज रेट के बेसिस पर ये 4 तरह का होता है, लोडिंग के बेसिस पर, एप्लीकेटर में लोडिंग करने के बेसिस पर ये 2 तरह का होता है। इस तरह का सोर्स का क्लासिफिकेशन कई बार पूछा जाता है और ये टेबल काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, अपन बात करते हैं सबसे पहले सोर्स प्लेसमेंट के बेसिस पर ब्रैकीथेरेपी के सोर्स को किस किस तरह से डिवाइड किया गया। ठीक है, बात करते हैं पहले बेसिस ऑफ द सोर्स प्लेसमेंट के बेसिस पर। मैंने कहा सोर्स का प्लेसमेंट के बेसिस पर ब्रैकीथेरेपी के सोर्स जो होते हैं 2 तरह के होते हैं, एक तो होता है इंटरस्टिशियल, एक होता है कॉन्टैक्ट। इंटरस्टिशियल ये होता है, ठीक है, इंटरस्टिशियल का मतलब ये होता है बच्चों, और कॉन्टैक्ट का मतलब ये होता है, इंटरस्टिशियल में इस तरह के ब्रैकीथेरेपी जो सोर्स होते हैं इनको ट्यूमर साइट पर इंसर्ट किया जाता है, ट्यूमर के अंदर। ठीक है, यानी कि इनटू द ट्यूमर, इसीलिए इंटरस्टिशियल बोला है। ठीक है, इनटू द ट्यूमर ये प्लेस किया जाता है बच्चों, इनटू द ट्यूमर, ट्यूमर के अंदर। इसमें पैलेडियम आ सकता है, आयोडीन आ सकता है बच्चों, ठीक है, और रेडियम आ सकता है। इस तरह के ये ब्रैकीथेरेपी के सोर्स होते हैं कुछ, ठीक है, जिनको क्या किया जा सकता है, इंटरस्टिशियल ब्रैकीथेरेपी की तरह यूज किया जा सकता है, यानी कि ये ट्यूमर साइट के अंदर इसको प्लेस किया जाता है। ठीक है, प्लेस किया जाता है किसके अंदर, इनटू द ट्यूमर में, ट्यूमर में इनको प्लेस किया जाता है ब्रैकीथेरेपी के सोर्स को। इस तरह के सोर्स इंटरस्टिशियल सोर्स में आते हैं। कुछ सोर्स ऐसे होते हैं जिसको कॉन्टैक्ट ब्रैकीथेरेपी सोर्स, इनको कॉन्टैक्ट में रखा जाता है, यानी कि ये ट्यूमर साइट में प्लेस नहीं करते हैं, इसके पास में प्लेस करते हैं, ट्यूमर साइट के पास में प्लेस करते हैं। हो सकता है ट्यूमर साइट के पास में कोई ल्यूमेन हो सकता है कोई कैविटी हो, ठीक है, कोई ल्यूमेन हो सकती है, कैविटी हो सकती है, कोई स्पेस हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से, या फिर हो सकता है स्किन सरफेस पर, हो सकता है ट्यूमर स्किन के जस्ट नीचे हो और स्किन सरफेस पर मैं सोर्स को रख करके इस तरह से ट्रीटमेंट करता हूं। यानी कि कुल मिला के बात यह है कि ट्यूमर के पास में रखा जाता है, ट्यूमर के पास में रखा जाता है किसको, सोर्स को, और इस सोर्स के ट्यूमर के पास में रखा जाता है, और इस सोर्स से बच्चों क्या होता है, इस सोर्स से रेडिएशन आती है और रेडिएशन ट्यूमर तक पहुंचा दी जाती है, ट्यूमर तक डिलीवर करी जाती है रेडिएशन, ताकि ट्रीटमेंट हो सके। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट ब्रैकीथेरेपी सोर्स इस तरह से होते हैं। कॉन्टैक्ट ब्रैकीथेरेपी को और आगे अगर बांटू मैं कि भाई सब कैविटी वाले रखने वाले को अलग बोल दो, इसको अलग बोल दो, इसको अलग और इसको अलग, इस तरह से ये अलग अलग तरह से इसको मैं बोल सकता हूं। तो मैं कहूंगा कि अगर ट्यूमर के पास में अगर कैविटी है, ठीक है, ट्यूमर के पास में अगर कैविटी है तो वहां पर मैं सोर्स को प्लेस करता हूं, किसको प्लेस करता हूं, सोर्स को प्लेस करता हूं, और इस तरह से ट्यूमर का ट्रीटमेंट करता हूं। तो ऐसे सोर्स को क्या बोलूंगा मैं, इंट्रा कैविटी ब्रैकीथेरेपी सोर्स। अगर इंटरल्यूमिनल, यानी कि मैं कहूंगा कि अगर कोई ट्यूमर है, ट्यूमर के पास में अगर कोई ल्यूमेन है, ठीक है, ल्यूमेन है, कोई ऐसी जगह है, ठीक है, कोई टिश्यू की या कोई ऑर्गन की ऐसी जगह है, ल्यूमेन है, वहां पर मैं किसको रखूंगा बच्चों, सोर्स को रखता हूं, और सोर्स को रखता हूं, और इस तरह से सोर्स से डिके होने के बाद में रेडिएशन इसको ट्यूमर को डिलीवर करी जाती है। इस तरह की ये डिलीवरी सिस्टम जो होता है रेडिएशन का, ल्यूमेन में रख करके सोर्स को, तो इस तरह के सोर्स को क्या बोला जाता है, इंट्राल्यूमिनल सोर्स। फिर बात करते हैं इंट्रावेस्कुलर। इंट्रावेस्कुलर मैं कहूंगा कि ब्लड वेसल्स होती है। अच्छा, मैंने कहा कि इंट्रा कैविटी में कैविटी में रखते हैं बच्चों, और कैविटी कौन कौन सी हो सकती है, मैं कह सकता हूं ब्लैडर हो सकता है, ब्लैडर भी कैविटी है भाई, ठीक है, ब्लैडर हो सकता है, और मैं कह सकता हूं ब्लैडर हो सकता है, यूटेरस हो सकता है, ठीक है। इस तरह की कैविटीज होती है, इनमें रखते हैं ट्यूमर को, इंट्रा कैविटी वाले में, ठीक है। ल्यूमिनल वाले ल्यूमेन्स में रखते हैं, ऑर्गन की ल्यूमेन हो सकती है, ऑर्गन ल्यूमेन, ठीक है। फिर मैं कहूं इंट्रावेस्कुलर में ब्लड वेसल्स, ठीक है, ब्लड वेसल्स में रखा जाता है। ब्लड वेसल्स हो सकता है आर्टरी और वेन, इसके पास में कोई ट्यूमर हो, इसके पास में अगर कोई ट्यूमर होता है तो वहां पर ये ब्रैकीथेरेपी के सोर्स ब्लड वेसल्स के जरिए वहां तक ये पहुंचाया दिया जाता है, हो सकता है, ठीक है, ब्लड वेसल्स के जरिए वहां तक ये पहुंचा दिया जाता है।
तो इस तरह से डोज डिलीवरी होती है आफ्टर डिके या आफ्टर डिसइंटीग्रेशन। ठीक है, इस तरह के जो सोर्स होते हैं उनको इंट्रावेस्कुलर सोर्स बोला जाता है बच्चों। फिर बात करते हैं बच्चों सरफेस मोल्ड। सरफेस मोल्ड का मतलब यह है कि सरफेस पर रखा जाता है, यानी कि स्किन सरफेस पर क्या रखते हैं, सोर्स को रखते हैं। स्किन सरफेस पर क्या रखते हैं बच्चों, सोर्स को रखते हैं। अगर स्किन सरफेस पर, मैंने कहा कि ये स्किन है और यहां पर ट्यूमर है, ठीक है, ये ट्यूमर है, तो यहां पर मैं क्या रखूंगा, एक लेयर रखता हूं किसकी, सोर्स की, ताकि ये डोज डिलीवर कर सके यहां तक। ठीक है, यहां तक ये डोज डिलीवर कर सके। इस तरह के सोर्स को सरफेस मोल्ड बोला जाता है। ठीक है, तो बच्चों ये जो अपन ने बात करी है, ये क्या है, कॉन्टैक्ट ब्रैकीथेरेपी सोर्स है बच्चों। क्या है ये, कॉन्टैक्ट ब्रैकीथेरेपी सोर्स है। और कॉन्टैक्ट ब्रैकीथेरेपी सोर्स में क्या किया जाता है, ट्यूमर के पास में रखा जाता है। और इंटरस्टिशियल में क्या किया जाता है, ट्यूमर के अंदर इनटू द ट्यूमर प्लेस किया जाता है। ठीक है, तो प्लेसमेंट के बेसिस पर ये दो तरह का हो गया। अब बात करते हैं आगे ऑन द बेसिस ऑफ ट्रीटमेंट ड्यूरेशन। ट्रीटमेंट ड्यूरेशन के बेसिस पर दो तरह का होता है, एक तो टेम्परेरी इम्प्लांट होते हैं, दूसरा होता है, ठीक है, परमानेंट इम्प्लांट होते हैं। कौन कौन से होते हैं, टेम्परेरी इम्प्लांट होते हैं, दूसरा होता है ये परमानेंट इम्प्लांट होते हैं बच्चों, ये होते हैं परमानेंट। ठीक है, ये होते हैं परमानेंट। ठीक है, तो मैंने कहा कि परमानेंट होते हैं, कुछ टेम्परेरी होते हैं। मैं कहूंगा टेम्परेरी इम्प्लांट में क्या किया जाता है, ठीक है, ट्यूमर साइट में या आसपास के जितने भी ट्यूमर्स होते हैं, जैसे मैंने कहा कि ये ट्यूमर है और ये ट्यूमर है, ठीक है, इस तरह से मैंने कहा कि ये ट्यूमर है। इस ट्यूमर की अगर मैं बात करूं, ये ट्यूमर है और ट्यूमर साइट में मेरे को इस, या तो ट्यूमर साइट पर, मैं कहूंगा ट्यूमर साइट पर सोर्स का प्लेसमेंट करना होता है। ठीक है, ये चीज समझ में आएगी, ट्यूमर साइट पर सोर्स का प्लेसमेंट करना होता है, सोर्स का प्लेसमेंट। लेकिन सोर्स का प्लेसमेंट मैंने कहा, मैंने इस तरह का सोर्स इंसर्ट किया जो इसको वापस में रिमूव नहीं करता हूं, इसको मैं क्या नहीं करता हूं, रिमूव नहीं करता हूं। लाइफ टाइम ये इसी ट्यूमर के पास में रहता है और ये डिसइंटीग्रेशन हो जाता है। मैं उतना ही अमाउंट लेता हूं इस सोर्स का। ठीक है, तो ये क्या करता है, ट्यूमर साइट पर रख करके डोज डिलीवर करता रहता है और ठीक है, इतना ही डोज डिलीवर करता है जितने अपने को चाहिए होती है। और ये ट्यूमर जो होता है, ये जो सोर्स होता है, ये सोर्स खत्म हो जाता है, डिके हो जाता है, इसका 100% क्या हो जाता है, डिके हो जाता है। ज्यादातर ये क्या होता है, इसका लाइफ, हाफ लाइफ जो होता है, हाफ लाइफ होता है इन ट्यूमर्स का, टेम्परेरी इम्प्लांट वाले जो सोर्स होते हैं, इन सोर्स का हाफ लाइफ जो होता है ना बच्चों, कम होता है। ठीक है, इनका हाफ लाइफ क्या रखा जाता है, कम रखा जाता है। हाफ लाइफ कम होता है तो ये क्या हो जाते हैं, ठीक है, बॉडी को जरूरत होती है तभी ये डोज डिलीवर करते हैं और उसके बाद में ये खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो हाफ लाइफ जो होता है वो कम होता है इनका। ठीक है, और ये डोज डिलीवर करते हैं किसको, ट्यूमर को, और इसको टेम्परेरी ये डिलीवर किया जाता है। ठीक है, आफ्टर डोज डिलीवरी या तो इनको बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, आफ्टर डोज डिलीवरी इनको बाहर निकाल दिया जाता है, इसके अंदर नहीं छोड़ा जाता है। ठीक है, तो टेम्परेरी इम्प्लांट में क्या किया जाता है, टेम्परेरी, ठीक है, कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया जाता है ट्यूमर साइट में। ठीक है, और इनको रिमूव किया जाता है भाई। ठीक है, रिमूव किया जाता है, सॉरी, इनको रिमूव किया जाता है। तो टेम्परेरी इम्प्लांट में मतलब टेम्परेरी एक टाइम तक रखा जाता है और इनको वापस रिमूव कर लिया जाता है। हाफ लाइफ जो होता है इसका ज्यादा होता है भाई, ठीक है ना, ज्यादा होता है। परमानेंट इम्प्लांट की अगर बात करें तो परमानेंट इम्प्लांट में ट्यूमर साइट कर, मैं कहूंगा कि ट्यूमर साइट पर, ठीक है, हमेशा के लिए क्या कर दिया जाता है, हमेशा के लिए छोड़ दिया जाता है। ट्यूमर साइट पर हमेशा के लिए छोड़ दिया जाता है किसको, इन सोर्स को हमेशा के लिए छोड़ दिया जाता है। इनका हाफ लाइफ जो होता है ना, हाफ लाइफ जो होता है, ठीक है, इनका हाफ लाइफ यानी कि टी हाफ जो होता है इनका, वो क्या होता है बच्चों, इनका टी हाफ जो होता है वो कम होता है हालांकि। ठीक है, इनका टी हाफ कम होता है, इनका ज्यादा होता है। इनका टी हाफ कम होता है इसलिए हमेशा के लिए इसको छोड़ दिया जाता है, ये परमानेंट इम्प्लांट होते हैं। ठीक है, तो कुछ
ब्रैकीथेरेपी सोर्स ऐसे होते हैं जो टेम्परेरी इम्प्लांट के रूप में काम करते हैं, उनको टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए छोड़ दिया जाता है। डोज डिलीवर होने के बाद में, ट्रीटमेंट होने के बाद में इसको रिमूव कर लिया जाता है इन सोर्स को, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे सोर्स होते हैं जिनको परमानेंटली ट्यूमर साइट पर रख दिया जाता है और इनका हाफ लाइफ भी कम हो जाता है, इसलिए इनको निकालने की जरूरत नहीं होती है। आफ्टर डोज डिलीवरी इनको रिमूव नहीं किया जाता है, ठीक है। तो बच्चों इनको तो रिमूव नहीं किया जाएगा, इनको रिमूव किया जाएगा, ठीक है। टेम्परेरी को रिमूव कर लिया जाता है क्योंकि टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए ही छोड़ा जाता है, इनको वापस निकाल लिया जाता है, ठीक है, ट्यूमर साइट से। लेकिन परमानेंट इंप्लांट को परमानेंटली छोड़ दिया जाता है। तो ये है ट्रीटमेंट ड्यूरेशन के बेसिस पर क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं बच्चों बेसिस ऑफ डोज रेट, यानी कि डोज रेट के बेसिस पर, ठीक है। ब्रैकीथेरेपी के कुछ सोर्स ऐसे होते हैं बच्चों जो क्या किया जाता है, जिनका डोज रेट कम होता है, जिनका ज्यादा होता है। यानी कि मैंने कहा कि ट्यूमर साइट पर आप प्लेस कर रहे हो या उसके पास में प्लेस कर रहे हो, ठीक है। तो कुछ ब्रैकीथेरेपी सोर्स ऐसे होते हैं जिनकी एक्टिविटी कम होती है। अब लो डोज रेट वाले, ये इस एलडीआर का मतलब होता है लो डोज रेट। लो डोज रेट वाले सोर्स होते हैं जिनकी एक्टिविटी की बात करें तो एक्टिविटी बच्चों कैसी होती है, लो एक्टिविटी होती है। डोज रेट कितना होता है इनका, मैंने कहा लेस देन 2 ग्रे पर आवर होता है, ठीक है। कितना होता है, लेस देन 2 ग्रे पर आवर होता है। इनका जो डोज रेट होता है कितना होता है, लेस देन 2 ग्रे पर आवर होता है, ठीक है। फिर मैं बात करता हूं मीडियम वाले की, अगर बात करें तो इनका डोज रेट जो होता है, या फिर मैं कहूं एक्टिविटी जो होती है इनकी मीडियम होती है, ठीक है। डोज रेट कितना होता है इनका, तो मैं कहूंगा कि इनका जो डोज रेट होता है वो 2 से 12 होता है, ठीक है, ग्रे पर आवर। 2 से 12 ग्रे पर आवर इसका डोज रेट होता है, ठीक है। एचडीआर होता है इनकी, अगर बात करें एचडीआर की एक्टिविटी बच्चों, इन सोर्स की एक्टिविटी ज्यादा होती है और इनका जो डोज रेट होता है ग्रेटर देन 12 होता है बच्चों, ठीक है। कितना होता है, ग्रेटर देन 12 ग्रे पर आवर होता है, इनका डोज रेट ज्यादा होता है। तो मैं कहूंगा कि डोज रेट, यानी कि डोज रेट इनका एक्टिविटी ज्यादा होता है, एचडीआर का डोज रेट इसका ज्यादा होता है। तो डोज रेट किस सोर्स का डिके कितने स्पीड से हो रहा है, उससे रेडिएशंस कितनी निकल रही है, ये डिसाइड कर रहे हैं अपन। इसलिए बोल रहे हैं कि अगर जिसका एक्टिविटी कम है उसको लो डोज रेट वाले सोर्स बोलेंगे, जिसका मीडियम है उसको मीडियम डोज रेट वाला, और जिसका हाई है उसको हाई डोज रेट वाला ब्रैकीथेरेपी सोर्स बोलेंगे। तो एक्टिविटी के बेसिस पर, या फिर मैं कहूं कि डोज रेट कैसे कैसे दी जाती है, इसका 2 से कम होता है, 2 से 12 इसका होता है, और हाई डोज रेट जो होता है इसका होता है 12 से ज्यादा डोज रेट होता है। लेकिन पीडीआर की बात करें तो पीडीआर, ये डोज डिलीवरी किस तरह से होती है पीडीआर में, पल्स डोज रेट, यानी कि फ्रैक्शंस में डोज दी जाती है बच्चों। किसमें, फ्रैक्शन को इस तरह से डिनोट किया जाता है। मैं कहूंगा कि डोज को फ्रैक्शंस में या पल्स फॉर्म में डोज को या रेडिएशंस को पल्स फॉर्म में दी जाती है ट्यूमर को, या पल्स फॉर्म में डिलीवर करी जाती है। इससे फायदा यह होता है कि इफेक्टिव ट्रीटमेंट देखने को मिलता है। मैंने कहा कि इसको एक फ्रैक्शंस दिया, थोड़े गैप बाद में दूसरा फ्रैक्शंस देता हूं मैं, ठीक है। थोड़ी देर बाद में फिर मैं तीसरा फ्रैक्शंस देता हूं इसको डोज का, तो ये गैप दिया जाता है बीच बीच में, यानी कि 2 फ्रैक्शंस के बीच में जो गैप मिला है ना, इस गैप को देने का मतलब क्या है कि नॉर्मल टिश्यू जो होते हैं वो डैमेज हुए हैं, वो क्या कर जाए, वो रिपॉपुलेट कर जाए या रिवाइव कर जाए या उनमें रिपेयर हो जाए, ठीक है। रिपेयर होने के लिए टाइम मिल जाता है, नॉर्मल टिश्यू अगर डैमेज भी हुए हैं तो ये पीडीआर जो होता है, ये मॉडर्न डे में पीडीआर टाइप से डोज डिलीवर करी जाती है, फ्रैक्शंस में डोज दी जाती है, ठीक है। इसलिए देखा होगा कैंसर के जो पेशेंट्स होते हैं उनको फ्रैक्शंस में डोज दी जाती है, एक, ठीक है, डोज अभी देते हैं, फिर थोड़े टाइम बाद में देते हैं, फिर उसके टाइम बाद में देते हैं, ठीक है। उनको गैप रखा जाता है ताकि जो नॉर्मल जो टिश्यू होते हैं वो ज्यादा डैमेज नहीं हो, अगर डैमेज भी होते हैं तो वो रिपेयर हो जाते हैं उस ड्यूरेशन में। इसलिए पीडीआर पल्स डोज रेट, ठीक है, डोज रेट, इस तरह का जो ट्रीटमेंट होता है वो ज्यादा दिया जाता है, ठीक है, पीडीआर टाइप का।
तो इस तरह से मैंने कहा कि डोज डिलीवरी या डोज रेट के बेसिस पर ये 4 तरह के हो गए, एलडीआर, एमडीआर, एचडीआर और पीडीआर। ठीक है, अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स की लोडिंग, सोर्स लोडिंग के बेसिस पर। मैंने कहा कि ट्यूमर साइट में हो सकता है किसी भी भाग में ट्यूमर हो, जिस भाग में भी ट्यूमर होता है वहां तक मेरे को क्या पहुंचाना है बच्चों, वहां तक मेरे को सोर्स को पहुंचाना है, ताकि सोर्स में डिके होने के बाद में रेडिएशंस कहां तक डिलीवर हो सके, ट्यूमर तक डिलीवर हो सके। तो सीधी बात है, सोर्स को मेरे को, अब ट्यूमर तो भाई साहब बॉडी में कहीं भी हो सकता है, किसी भी डेप्थ में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, किसी भी ऑर्गन में हो सकता है। तो इस सोर्स को ट्यूमर साइट तक पहुंचाने के लिए कोई ना कोई तो साधन जरूरी है ना। तो बच्चों जो साधन होता है वो क्या होता है, मैंने कहा उस साधन को बोलूंगा मैं एप्लीकेटर, एप्लीकेटर। ठीक है, तो सोर्स एप्लीकेटर बोलता हूं। तो इस साधन में या तो मैं सोर्स को, सोर्स जो होता है सोर्स को, ठीक है, किस में, एप्लीकेटर में, एप्लीकेटर में सोर्स को एप्लीकेटर में डालता हूं और फिर क्या करता हूं बच्चों, इंसर्ट करता हूं बॉडी के अंदर, बॉडी के अंदर इंसर्ट करता हूं या ट्यूमर साइट पर इंसर्ट करता हूं, ट्यूमर साइट पर। ठीक है, ट्यूमर साइट पर इंसर्ट करता हूं। पहले तो सोर्स को एप्लीकेटर में इंसर्ट करूंगा, फिर इसको ट्यूमर साइट पर इंप्लांट करता हूं या इंसर्ट करता हूं, और फिर इस सोर्स को क्या किया जाता है, ट्यूमर साइट पर छोड़ दिया जाता है, ट्यूमर साइट पर छोड़ दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है एट ट्यूमर साइट। समझ में आया क्या भाई? ये होता है प्री लोडेड, मतलब पहले ही सोर्स में लोड कर दिया। लेकिन कुछ सोर्स ऐसे भी होते हैं जिनको आफ्टर लोडेड कहा जाता है, यानी कि सोर्स को बाद में लोड किया जाता है, पहले इंप्लांट किया जाता है। किसको? मैंने कहा कि पहले क्या किया जाता है, एप्लीकेटर को, एप्लीकेटर को, ठीक है, इंसर्ट किया जाता है, इंसर्ट करना होता है, ठीक है, एट ट्यूमर साइट, ट्यूमर साइट पर इंसर्ट करना होता है। उसके बाद में क्या किया जाता है, उसके बाद में लोडिंग करी जाती है, लोडिंग करी जाती है, लोडिंग ऑफ सोर्स, यानी कि सोर्स को इंसर्ट किया जाता है किसके अंदर, एप्लीकेटर के अंदर, और उसके बाद में ट्यूमर साइट पर इसको छोड़ दिया जाता है। तो ये दो तरीके होते हैं, या तो एप्लीकेटर को पहले डाल दो, उस फिर बाद में लोड करते हैं, यानी कि बाद में एप्लीकेटर को इंसर्ट करने के बाद में, ट्यूमर साइट तक इंसर्ट करने के बाद में फिर वापस से लोड करते हैं, ठीक है, बाद में लोड करते हैं, उसको बोलते हैं आफ्टर लोडेड सोर्स, या फिर इसको बोला जाता है बच्चों पोस्ट लोडेड। क्या बोला जाता है? पोस्ट लोडेड सोर्स। ठीक है, या तो पोस्ट लोडेड सोर्स बोलते हैं या फिर आफ्टर लोडेड सोर्स बोला जाता है, क्योंकि बाद में इंसर्ट किया जाता है, पहले एप्लीकेटर को डाला जाता है। ठीक है, तो सोर्स की लोडिंग के बेसिस पर, लोड का मतलब है एप्लीकेटर में लोड करना, एप्लीकेटर में इसको इंसर्ट करना, एप्लीकेटर में। क्योंकि एप्लीकेटर क्या काम करता है, एप्लीकेटर वो साधन है जो सोर्स को ट्यूमर तक रखता है, ट्यूमर तक वो प्लेस करता है। ठीक है, तो ये एप्लीकेटर होता है। तो इसको प्री लोडेड और आफ्टर लोडेड ये दो तरीके से होता है। तो इस तरह से मैंने कहा कि लोडिंग के बेसिस पर भी ये दो तरह का होता है। तो अपन ने देखा लोडिंग के बेसिस पर प्री लोडेड, आफ्टर लोडेड, बेसिस और डोज रेट के बेसिस पर एलडीआर, एमडीआर, एचडीआर और पीडीआर, ये 4 तरह का होता है। ट्रीटमेंट ड्यूरेशन के बेसिस पर टेम्परेरी इंप्लांट होते हैं, परमानेंट इंप्लांट होते हैं। जो टेम्परेरी कुछ टाइम के लिए ही सोर्स तक, ट्यूमर तक प्लेस किया जाता है, उन सोर्स को क्या बोला जाता है, टेम्परेरी इंप्लांट सोर्स बोला जाता है। लेकिन जो हमेशा के लिए ही ट्यूमर साइट पर छोड़ दिया जाता है उनको परमानेंट इंप्लांट बोला जाता है। तो बेसिस ऑफ ट्रीटमेंट ड्यूरेशन ये 2 तरह का होता है। फिर बात करते हैं सोर्स प्लेसमेंट के बेसिस पर, ये 2 तरह का हो गया, एक तो इंटरस्टिशियल इनटू द ट्यूमर, और एक कॉन्टैक्ट ब्रैकीथेरेपी सोर्स जिसमें कॉन्टैक्ट में रखा जाता है, पास में रखा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से अपन ये 4 तरह से देखा। अब बात करते हैं सारे सोर्स की जिसकी मैंने बात करी, उन सारे सोर्स के बारे में देखते हैं। उनकी हाफ लाइफ कितना होता है, एनर्जी कितना होता है, उससे कैसी रेडिएशंस निकलती है आफ्टर डिके, और स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, और किस फॉर्म में पाया जाता है वो सोर्स, इस चीज की मैं बात करता हूं बच्चों। ये जो टेबल है काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको सारे सोर्स का एक्सप्लेनेशन है इस टेबल में। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करता हूं रेडियम 226 की। रेडियम 226 जो सोर्स होता है उसका हाफ लाइफ 1600 ईयर होता है। हाफ लाइफ का मतलब होता है अगर रेडियम सोर्स को आधा टूटने में
आधा टूटने में जितना टाइम लगता है ये इसका हाफ लाइफ हो गया। ठीक है, ये इसका क्या हो गया, टी हाफ हो गया, ये हाफ लाइफ हो गया। तो ये इसका क्या है बच्चों, टी हाफ है। ठीक है, ये टी हाफ है इसका। तो रेडियम का टी हाफ होता है 1600 ईयर्स। ठीक है, इसका एनर्जी कितना, आफ्टर डिके होने पर इसका जो एनर्जी निकलता है, मैंने कहा है कि डिसइंटीग्रेशन के दौरान जो एनर्जी निकलती है, ठीक है, वो किस फॉर्म में निकलती है, रेडियम से गामा रेडिएशंस निकलती है, जिसकी एनर्जी कितनी होती है, एवरेज एनर्जी 0.83 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है, ये क्या बताता है बच्चों, कितना वो डेंसिटी को बताता है। ठीक है, डेंसिटी कितना डेंस है वो, तो डेंसिटी को बताने का काम स्पेसिफिक ग्रेविटी करेगा। तो मैं कहूंगा कि कोई सा सोर्स कितना डेंस है, वो ये बताएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है 0.97 क्यूरी पर आर होता है, क्यूरी पर आर। ठीक है, ये 0.97 क्यूरी पर आर इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है रेडियम का। रेडियम सोर्स जो ब्रैकेथेरेपी रेडियम सोर्स होता है, उसका किस फॉर्म में पाया जाता है, नीडल की फॉर्म में भी पाया जाता है बच्चों, ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में भी पाया जाता है, यानी कि नीडल सुई की जैसी फॉर्म में भी होता है, और ट्यूब्यूल्स यानी कि स्टिक लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में भी होता है। ठीक है, तो दोनों ही फॉर्म में ये पाया जाता है रेडियम। सीजियम की बात करते हैं, नेक्स्ट ब्रैकेथेरेपी सोर्स है सीजियम। सीजियम 137 जो जिसका हाफ लाइफ बच्चों कितना होता है, 30 साल का होता है, यानी कि 30 साल में आधा डिसइंटीग्रेशन होने में 30 साल लग जाते हैं भाई इसको। इसका एनर्जी, यानी कि मैंने कहा कि सीजियम से भी क्या निकलता है, गामा रेडिएशन रिलीज होता है डिसइंटीग्रेशन के बाद, और इसका जिसका एनर्जी कितना होता है, मैंने कहा 0.662 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 10 क्यूरी पर आर से ज्यादा होता है, नीडल की फॉर्म में पाया जाता है और पाउडर की फॉर्म में भी पाया जाता है ये। ठीक है, नीडल और पाउडर दोनों के फॉर्म में पाया जाता है। बात करते हैं कोबाल्ट 60 की। कोबाल्ट 60 जो होता है वो कोबाल्ट थेरेपी में अपन यूज करते हैं, जिसका हाफ लाइफ कितना होता है, 5.27 ईयर होता है। कितना होता है भाई, 5.27 ईयर्स में ये आधा डिसइंटीग्रेट होता है। इसमें एनर्जी कौन कौन से निकलती है, अपन ने देखा था भाई, गामा रेडिएशंस निकलती है इससे, और बीटा पार्टिकल्स निकलते हैं, और बीटा पार्टिकल्स टकरा के क्या बनाते हैं, एक्सरे बनाते हैं। ठीक है, अगर ऑप्शन में ये दोनों नहीं आए, एक्सरे आता है ना, तो आपको एक्सरे टिक करना है भाई, एक्सरे भी सही है। ठीक है, एक्सरे कुछ मात्रा में भी निकलते हैं इससे, बीटा पार्टिकल से ही एक्सरे बनते हैं एक्चुअली, लेकिन असलियत में तो गामा रेडिएशन और बीटा पार्टिकल ही निकलते हैं आफ्टर डिसइंटीग्रेशन। ठीक है, जिसका एनर्जी कितना होता है, 1.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है कोबाल्ट 60 का एनर्जी। बताऊं, ये एवरेज एनर्जी होता है, आपको पता है ना बच्चों, ये क्या होता है, एवरेज एनर्जी होता है। ठीक है, ये अपने को पता है, एवरेज एनर्जी होता है। ऐसे तो इसका एनर्जी अपने देखा था 1.33 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 17 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, लेकिन एवरेज एनर्जी क्या होता है, 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सारी एनर्जी एवरेज एनर्जी है बच्चों। ठीक है, फिर बात करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसा होता है। तो मैं कहूंगा कि इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 250 क्यूरी पर आर से ज्यादा होता है, और ये नीडल की फॉर्म में पाया जाता है बच्चों। ठीक है, नीडल की फॉर्म में पाया जाता है। फिर और रेडियो जो ब्रैकेथेरेपी के जो सोर्स होते हैं, और ब्रैकेथेरेपी के सोर्स होते हैं, उनके बारे में और बात करते हैं। एक होता है इरिडियम। ठीक है, इरिडियम की मैं बात करता हूं, देखना भाई, मैंने कहा इरिडियम होता है, और ब्रैकेथेरेपी का सोर्स जो होता है वो इरिडियम होता है, जिसका हाफ लाइफ कितना होता है, मैंने कहा इसका हाफ लाइफ होता है इरिडियम का 73.8 दिन होता है। इधर वाले जितने भी होते हैं उनके दिन हैं, इधर वाले जितने भी हैं उनके ईयर्स में है हाफ लाइफ। इधर वाले जो है उनका हाफ लाइफ कम होता है, यानी कि जल्दी डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। इरिडियम और सिल्वर होता है, ठीक है, और ओरम होता है, और आयोडीन होता है, पैलेडियम होता है, इनका हाफ लाइफ जल्दी होता है, यानी कि डेज में होता है, यानी कि जल्दी डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। 73.8 डेज होता है, जिसका एनर्जी कौन सी है, गामा एनर्जी निकलती है भाई इसके डिसइंटीग्रेशन से। कितना एनर्जी होता है इसका, एवरेज एनर्जी 0.38 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है वो 450 क्यूरी पर आवर से ज्यादा होता है। ये नीडल की फॉर्म में पाया जाता है। ओरम की अगर बात करें तो वो हाफ लाइफ 2.7 ईयर्स होता है। एनर्जी होता है वो गामा रेडिएशंस और बीटा पार्टिकल्स इससे निकलते हैं बच्चों, कोबाल्ट के जैसा ही होता है ये भी डिसइंटीग्रेशन में। तो ठीक है, एनर्जी कैसा होता है, 0.41 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका एनर्जी होता है, नीडल की फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, इरिडियम जो होता है आयोडीन 125 जो होता है उसका हाफ लाइफ होता है 6.2
डेज होता है, यानी कि 6.2 दिन होते हैं, 6.2 डेज होते हैं इसका हाफ लाइफ। इससे गामा रेडिएशंस निकलती है और एक्सरे पार्टिकल्स निकलते हैं आयोडीन 125 से। भाई आयोडीन 125 का डिसइंटीग्रेशन होगा तो गामा रेडिएशंस निकलेगी और एक्सरे पार्टिकल्स निकलते हैं। इसका एनर्जी कितना होता है, तो मैं कहूंगा इसका एनर्जी जो होता है 0.028 यानी कि 0.028 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका एनर्जी होता है। नीडल की फॉर्म में पाया जाता है बच्चों। अब बात करते हैं पैलेडियम की। पैलेडियम 103 जिसका हाफ लाइफ जो होता है वो 17 दिन का होता है। एनर्जी एक्सरे के फॉर्म में एनर्जी निकलती है और इसका एनर्जी 0.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इसकी एनर्जी किसकी फॉर्म में निकलती है आफ्टर डिसइंटीग्रेशन? एक्सरे के फॉर्म में निकलती है और यह भी नीडल की फॉर्म में पाया जाता है। तो ये ब्रैकीथेरेपी के सोर्स है। इस टेबल को आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए, कम से कम हाफ लाइफ और एनर्जी के बारे में तुम्हें सारे चीजों के बारे में पता होना चाहिए और कैसी रेडिएशंस निकलती है उस चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। बच्चों कोबाल्ट और ओरम जो सिल्वर होता है उससे गामा रेडिएशंस और बीटा पार्टिकल्स निकलते हैं, बस इसका ध्यान रखना है। और आयोडीन से गामा और एक्सरे निकलते हैं और पैलेडियम से एक्सरे निकलते हैं, बाकी से सबसे गामा निकलती है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ये चीज पूछी जाती है बच्चों एग्जाम्स में, काफी क्वेश्चंस बनते हैं इस टेबल से। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। फिर बात करते हैं बच्चों, ये हो गया सोर्स के बारे में, सारी चीजें हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ ब्रैकीथेरेपी सोर्स। ब्रैकीथेरेपी के काफी प्रॉपर्टी होती है, लेकिन मैं कहूंगा कि आइडियल ब्रैकीथेरेपी के सोर्स पे, आइडियल यानी कि आइडियली ये किस तरह से ब्रैकीथेरेपी के सोर्स होने चाहिए उसकी बात करते हैं। मैंने कहा कि पहला होता है हाई एनर्जी। इनका एनर्जी जो होता है वो ज्यादा होना चाहिए ब्रैकीथेरेपी सोर्स का। ब्रैकीथेरेपी सोर्स जो होते हैं बच्चों उसका एनर्जी जो होना चाहिए मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑर्डर का होना चाहिए। कितना होना चाहिए? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑर्डर का, यानी कि इस ऑर्डर के एनर्जी उनसे निकलनी चाहिए डिसइंटीग्रेशन के बाद में। ठीक है, टूटने के बाद में इतनी एनर्जी तो निकलनी चाहिए मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑर्डर। फिर बात करें दूसरी क्वालिटी क्या होनी चाहिए, सोर्स की फ्लेक्सिबिलिटी। सोर्स फ्लेक्सिबल यानी कि सोर्स जो होता है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए या प्लास्टिकेबल होना चाहिए। प्लास्टिकेबल, ठीक है। उनकी ड्यूरेबिलिटी ठीक है वो बढ़िया होनी चाहिए, यानी कि वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। यानी कि ट्यूमर साइट कैसा ट्यूमर है, कहां पर उसको प्लेस करना है, किस तरह से प्लेस करना है, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी उसके अंदर होनी चाहिए कि वहां वो एडजस्ट हो जाए। ठीक है, प्लेसमेंट के दौरान कोई दिक्कत नहीं आए, वो प्लेसमेंट के दौरान उसका फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो बढ़िया होना चाहिए। ठीक है, तो वो आसानी से इंप्लांट हो जाता है, तो उसका फ्लेक्सिबल सोर्स होना चाहिए। ठीक है, इसकी क्वालिटी। तीसरी क्वालिटी और क्या होना चाहिए, नॉन रिएक्टिव सोर्स होता है, जहां पर प्लेस करते हैं वो आराम से डिके हो, उसका टूटता रहे और उससे रेडिएशंस निकलती रहे। ये सोर्स कुछ भी होता है, मैंने कहा ये ब्रैकीथेरेपी सोर्स जो होता है किसी से रिएक्ट नहीं करना चाहिए। अगर रिएक्ट करेगा ये तो ये सोर्स किसी और फॉर्म में चेंज हो जाता है। इसकी प्रॉपर्टीज वो डिके होने की वजह से वो डिके नहीं होता है, किसी और फॉर्म में चेंज हो जाता है अगर वो रिएक्टिव होता है तो सीधी बात है ये क्या नहीं करना चाहिए, मैंने कहा कि रिएक्शन नहीं करना चाहिए। ठीक है, अदर एलिमेंट्स के साथ में, अदर चीजों के साथ में रिएक्शन नहीं करना चाहिए, नॉन रिएक्टिव होना चाहिए। चौथी प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए, इनसॉल्युबल, ये घुले नहीं। ठीक है, घुले नहीं, इस तरह का ये होना चाहिए। ठीक है, तो इनसॉल्युबल होना चाहिए। और ये जो भी फ्लूइड, क्योंकि बॉडी में काफी सारे फ्लूइड्स के कांटेक्ट में आता है सोर्स, तो उन फ्लूइड से वो घुले नहीं, इंटरेक्ट नहीं करे, इस तरह का सोर्स की प्रॉपर्टी होनी चाहिए बच्चों, इसलिए कहा गया इनसॉल्युबल होना चाहिए प्रॉपर्टी। फिर बात करते हैं हायर एक्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए बच्चों। सोर्स जो ज्यादा एक्टिव होता है वो क्या करता है, ज्यादा डिके होता है और इससे ज्यादा रेडिएशंस निकलती है, और डोज रेट भी क्या होती है बच्चों, ज्यादा होती है। ठीक है, डोज रेट भी क्या होती है, ज्यादा होती है। इसलिए हायर एक्टिविटी वाले सोर्स होने चाहिए, एचडीआर टाइप के सोर्स होने चाहिए। ठीक है, फिर बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है, नो प्रोडक्शन ऑफ गैस। ठीक है ना, नो प्रोडक्शन ऑफ गैस और टॉक्सिक सब्सटेंस, यानी कि ये क्या होना चाहिए, ठीक है,
ये पार्टिकल और रेडिएशन इमिट करने चाहिए डिके होने पर। इनके डिके होने पर क्या इमिट करते हैं बच्चों? ये पार्टिकल इमिट करते हैं। और क्या इमिट करते हैं? पार्टिकल इमिट करते हैं। और क्या इमिट करने चाहिए? यानी कि पार्टिकल और रेडिएशंस इमिट करने चाहिए, आयनाइजिंग रेडिएशंस इमिट करने चाहिए। इसके साथ में अगर ये टॉक्सिक सब्सटेंस इमिट करते हैं, सब्सटेंस अगर इमिट करते हैं तो वो सही नहीं है। इसके साथ में अगर कोई हार्मफुल गैसेज इमिट करते हैं तो वो सही नहीं है। तो इस तरह की इनकी क्वालिटी नहीं होना चाहिए, जैसा कि रेडियम की होती है। बच्चों रेडियम जो होता है ना, वो रेडोन गैस में टूटता है। रेडोन गैस निकलती है इससे, जो हार्मफुल जहरीली गैस होती है। इसलिए रेडोन का यूज जो होता है बच्चों वो नहीं करते हैं हम, क्योंकि इसमें खराब प्रॉपर्टी होती है। वो क्या है? टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज करना और गैसेज रिलीज करना, हार्मफुल गैसेज रिलीज करना। ठीक है, तो इस तरह की प्रॉपर्टीज नहीं होनी चाहिए बच्चों। तो ये क्या है? केवल डिके होने पर पार्टिकल और रेडिएशन इमिट करें, ना कोई टॉक्सिक सब्सटेंस इमिट करना चाहिए, ना कोई गैसेज हार्मफुल गैसेज इमिट करना चाहिए। उसके बाद में और क्या प्रॉपर्टीज होती है, बात करते हैं। नो एक्सपेंसिव, नॉट एक्सपेंसिव, यानी कि वो ज्यादा महंगा नहीं होना चाहिए, यानी कि वो सस्ता होना चाहिए भाई। ठीक है, सस्ता होना चाहिए। सोर्स जो होना चाहिए वो ज्यादा महंगा नहीं होना चाहिए, कॉस्टली नहीं होना चाहिए। दूसरी और नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है इसके? इजीली अवेलेबल, यानी कि इसका अवेलेबल जल्दी हो जाए। ठीक है, अवेलेबिलिटी जो होती है वो इजी हो इसकी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अवेलेबल ही नहीं हो, तो ये अवेलेबल होना चाहिए, इजीली अवेलेबल हो, इस तरह की ये प्रॉपर्टीज होनी चाहिए इसकी। फिर बात करते हैं सेफ डिस्पोजल, यानी कि ये जब डिस्पोज करते हैं, इसको डिस्पोज करते हैं। ठीक है, डिस्पोज किया जाता है सोर्स को। जब सोर्स को डिस्पोज किया जाता है तो ये क्या करता है बच्चों? हार्मफुल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करता है, हार्मफुल प्रोड्यूस करता है। और ये एनवायरनमेंट को भी क्या करता है? नुकसान करता है, एनवायरनमेंट को नुकसान करता है। तो ये एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं करे, हार्मफुल तरीके से ये प्रोड्यूस डिस्पोजल नहीं होना चाहिए। जैसे किसी प्रोडक्ट जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है उसको डिस्पोज करते हैं तो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाता है, काफी जहरीली गैसें रिलीज करता है। ठीक है, तो ये ऐसा डिस्पोजल होना चाहिए, इसका सेफ होना चाहिए, ज्यादा एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाता है। ठीक है, इस तरह का इसका क्या होना चाहिए? डिस्पोजल होना चाहिए। तो सेफ डिस्पोजल होना चाहिए, ये इसकी क्वालिटी होनी चाहिए। फिर बात करते हैं नो पार्शियल इमिशन, नो पार्टिकल इमिशन। ऐसा इमिशन जिसमें यानी कि डिके होने के बाद में इससे पार्टिकल का इमिशन नहीं हो, क्योंकि पार्टिकल से अपने को ट्रीटमेंट नहीं करना है, अपने को सिर्फ ट्रीटमेंट करना है आयोनाइजिंग रेडिएशन से ट्रीटमेंट करना है, उन रेडिएशन से ट्रीटमेंट करना है, पार्टिकल से ट्रीटमेंट नहीं करना है। ठीक है, तो पार्टिकल्स जो होते हैं बच्चों, इन पार्टिकल से क्या होता है? ठीक है, इनका पार्टिकल से नुकसान होता है, इसलिए नो पार्टिकल इमिशन, यानी कि पार्टिकल इमिट नहीं करें तो ज्यादा सही है। ठीक है, तो नो पार्टिकल इमिशन। तो ये अपन ने देखी, ब्रैकीथेरेपी जो होता है उसकी काफी तरह की अपन ने क्वालिटीज देखी, 10 प्रॉपर्टीज अपन ने देखी कि आइडियल ब्रैकीथेरेपी का सोर्स जो होता है आइडियली इस तरह से होना चाहिए। लेकिन ब्रैकीथेरेपी के जो सोर्स होते हैं इन प्रॉपर्टीज के हिसाब से सारे तो खरे नहीं उतरते हैं, इसमें कुछ ना कुछ खामियां होती है। किसी में हो सकता है कोई महंगा हो, कोई इजीली अवेलेबल नहीं हो, कोई ऐसे भी होते हैं जिसका सेफ डिस्पोजल नहीं होता है, कोई टॉक्सिक गैसेज रिलीज करता है, कोई इमिट करता है, पार्टिकल्स इमिट करता है। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं। तो पूरी तरह से तो नहीं होता है, लेकिन अपन किसकी बात कर रहे हैं? आइडियली सोर्स इस तरह से ये प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। ठीक है, ये ट्रीटमेंट के लिए बहुत सेफ होता है, ये चीज की अपन ने बात करें। तो बच्चों अपन ने क्या बात करी? ब्रैकीथेरेपी के सोर्स के बारे में, काफी सारी चीजों के बारे में अपन ने देखा। तो आज की क्लास को यहीं खत्म करेंगे अपन। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, थैंक यू गाइज, जय हिंद, जय भारत।